बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है वो है कि इनिशियल इंटरव्यू में मोर देन 85% लोग क्यों रह जाते हैं। इसकी क्या वजह है? वाई द रिकमेंडेशन रेशियो इज़ वेरी लिटिल। क्या जो सेलेक्टर है वो आपको रिकमेंड करना नहीं चाहता, उसके पास वैकेंसीज कम है, या फिर जो बच्चे होते हैं वो इस काबिल नहीं होते कि उनको जो है रिकमेंड किया जाए। हमने कुछ 5-6 रीज़न फाइंड की कि जिसकी वजह से जो लोग हैं, जो इनिशियल इंटरव्यू के जो कैंडिडेट्स हैं, वो रह जाते हैं। चलें वन बाय वन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप में भी यही रीज़न है, आप में भी यही फ़ियर्स हैं, और आप इनिशियल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आप लाज़मी इनको देखें, इस वीडियो को पूरी सुनें और उस पर अमल करें। और ये इसके लिए मैं स्टेप्स भी बताऊंगा, इसके लिए मैं कुछ सजेशंस दूंगा आपको कि आपने इन चीज़ों को कैसे ख़त्म करना है, कैसी अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। ठीक है। सबसे पहला रीज़न जिसकी वजह से लोग इनिशियल इंटरव्यू में रह जाते हैं वो है दे डोंट नो हाउ टू आंसर। उनको इस बात का इल्म नहीं होता कि हमसे जो क्वेश्चन वो कर रहे हैं, हमें कैसे आंसर करना है। ठीक है। मोस्टली जो कैंडिडेट्स होते हैं वो घबराए हुए होते हैं। एक बंदा मुझे कहने लगा कि मैं इनिशियल इंटरव्यू के लिए गया, तो मुझे उसने कहा कि अच्छा बेटा, पीछे डोर को देखो, और इसकी जो डोर को देखो, और इसकी एरिया जो है, इसका एरिया जो है वो फाइंड करो। ठीक है, डोर का। अब उसको एक बंदे ने ऐसे गाइड किया हुआ था कि तुमने आगे पीछे नहीं देखना, वो तुम्हें कहीं भी तो नहीं देखना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दिस इज़ द मतलब वो रॉन्ग गाइडेंस की वजह से जो है नॉट रिकमेंड हो गया। ठीक है। अच्छा, एक दूसरा बंदा जिसने मुझसे एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, ये मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था, कि उसे कहने लगे बेटा इस कमरे में कितने टाइल्स हैं। तो उसने बिल्कुल तसल्ली के साथ गिन लिए, रो गिन लिया, एक रो में इतनी है, एक रो में इतनी, एक कॉलम में इतनी है। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, सर 60 to 70 राउंड अबाउट, ऑलमोस्ट वो 65 बनते थे कि 66 बनते थे। उसने कहा सर 60 to 70। इंटरव्यूअर ने कहा कैसे? सर रो में इतनी है, एक कॉलम में इतनी है, तो इसलिए मैंने कहा कि राउंड अबाउट जो है वो 60 to 70। तो इंटरव्यूअर ने कहा ओके ठीक है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कुछ। मोस्टली एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वाई यू ज्वाइन पाक आर्मी और पाक नेवी। अगर नेवी की इंटरव्यू दे रहे हैं तो नेवी के बारे में पूछेंगे, आर्मी की दे रहे हैं आर्मी के बारे में। और ये क्वेश्चन जो है मोस्टली मोर देन 90% कैंडिडेट्स जो हैं उनसे पूछा जाता है। 90 भी नहीं बल्कि ऑलमोस्ट 99% लोगों से पूछा जाता है कि आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, क्या वजह है? पैसे के लिए आ रहे हो, पावर के लिए आ रहे हो, शौक है, गोल है, क्या, किस वजह से? तो उनको जो है वो इस चीज़ का आंसर, अच्छा आंसर पता नहीं होता। ठीक है। अच्छा, एक बंदे ने मुझसे एक्सपीरियंस शेयर किया था कि उसने कहा था, उसे इंटरव्यूअर ने कहा कि अच्छा बेटा, आपका सफ़र कैसा रहा, या रोड कैसा था, आई थिंक कि, या पाथ वे कैसा था, रास्ता कैसा था। तो उसने कहा सर ये रास्ता जो था वो जिग जैग था। तो उसने जिग जैग कहा, बजाय एडवेंचरस कहने के उसने जिग जैग कहा। तो इट इज़ नॉट द फेयर वे टू आंसर। आपने कोशिश करना है कि अच्छी तरह आंसर करना है। अच्छा, फिर कहते हैं कि स्पीक ऑन द टॉपिक, कुछ टॉपिक दे देते हैं, तो आपने बिल्कुल तसल्ली के साथ जो है बोल देना है। ठीक है। अच्छा, दूसरी रीज़न जो है वो बॉडी लैंग्वेज आ जाती है। जब बच्चे अंदर चले जाते हैं तो वो अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने अपने ऊपर उनका इतना कमांड नहीं होता, वो फिर, और उनकी घबराहट भी इतनी होती है, और कॉन्फिडेंस लेवल इतना नहीं होता, तो उनकी कभी टांगे जो हैं वो हिल रही होती हैं, कभी जो है वो हाथ हिल रहे होते हैं। तो इस चीज़ से आपने बचना है। आपने कोशिश करनी है कि इंटरव्यू में आपके हाथ भी ना हिलें, आपका जो मतलब मूवमेंट आपकी बॉडी ना करे। ठीक है। वो आपकी
बॉडी लैंग्वेज को भी जज करते हैं, सिर्फ आपके वर्ड्स को जज नहीं करते, बल्कि आपकी पूरी बॉडी को, आपकी बॉडी लैंग्वेज को, आपके वर्ड्स को, आपको सब कुछ आपका जज किया जाता है। जब आप रूम से एंटर होते हैं तो वो आप वहाँ से आपकी जजमेंट शुरू हो जाती है। इंटरव्यूअर देखता है कि इस बंदे में कॉन्फिडेंस है या नहीं है, और उसमें पैनल में एक बंदा भी नहीं बैठा होता है इनिशियल में, अभी 3-3 बंदे बैठे हुए होते हैं। एक बंदा क्वेश्चन करता है, 2 साथ जो बैठे होते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट होता है और मतलब उनके उसके जजमेंट के लिए, बॉडी लैंग्वेज को जज करने के लिए भी बंदे बैठे हुए होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद तीसरा रीज़न आ जाता है कि लोग जो होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो कॉन्फिडेंट नहीं होते। कॉन्फिडेंस कुछ नेचुरल भी होता है और कुछ मैन मेड प्रैक्टिस से भी बनाया जाता है। तो जिस बंदे में कॉन्फिडेंस ना हो, बल्कि कॉन्फिडेंस नहीं, जब आपने इनिशियल इंटरव्यू के लिए जाना है तो उससे पहले आपने जो है मिरर के सामने खड़े हो जाना है और किसी टॉपिक पे बात करनी है, ठीक है? या इसके अलावा रूम में आपने आ जाना है, सामने अपने मोबाइल रख देना है और उसके सामने जो है कुछ टॉपिक पे बात कर लेनी है। ये भी हो सकता है, इससे भी आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो सकता है। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि जो जहाँ पे दोस्तों में नहीं, मतलब स्ट्रेंजर्स जहाँ पे होते हैं, कोशिश करें उनमें बात करें। तो इससे ये होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, फिर चौथा रीज़न हमारे पास आ जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होते हैं, बल्कि कंफ्यूज हो जाते नहीं, कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज क्यों होते हैं? कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि मोस्टली कैंडिडेट्स ये समझते हैं कि हमसे किस वजह, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे। जब वो क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे तो मैंने जो आंसर किया वो पता नहीं ठीक होगा या गलत होगा। अगर गलत होगा तो वो मुझे नॉट रिकमेंड ना कर दे। ये जो नॉट रिकमेंडेशन का फियर है, तो ये फियर जो है, ये कन्फ्यूजन जो है, ये आपको जो है नॉट रिकमेंड कर देता है। पहले आप होते नहीं हैं, लेकिन जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो फिर वो आप रियल में भी नॉट रिकमेंड हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि जो कन्फ्यूजन है ये ना देखें कि मुझे बात पे नॉट रिकमेंड करेंगे कि मैं एक क्वेश्चन को गलत आंसर करूँगा। नेवर एवर। वो सिर्फ आपका जो नॉलेज है उसको चेक नहीं करते, बल्कि वो बहुत सारी चीज़ें जो है जज करते हैं इसके अलावा, आपके नॉलेज के अलावा। क्योंकि नॉलेज जो है आपका तो एकेडमिक टेस्ट में ऑलरेडी चेक हो चुका है। आपने एकेडमिक टेस्ट पास किया हुआ है, कंप्यूटराइज्ड टेस्ट जो होता है, तो वो आपने पास किया होता है। वो सारा जो है जनरल नॉलेज से रिलेटेड होता है। आपकी जो इंटेलिजेंस है उससे रिलेटेड होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट। तो वो टेस्ट आपने पास किए होते हैं। तो अभी जो है फिजिकल टेस्ट आपका नहीं, मतलब जो आपने फिजिकली बोलना है, बोलने का टेस्ट आपका नहीं हुआ, तो इस वजह से वो आपको इंटरव्यू में जज करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज को जज करते हैं। अच्छा, उसके बाद रीज़न आ जाता है कि इंटरव्यूअर का फियर होता है हमारे दिल में कि शायद यार ब्रिगेडियर बैठा हुआ होगा इंटरव्यू में, ब्रिगेडियर के सामने मैं कैसे बात करूँगा। अच्छा, उसके बाद जो है कर्नल बैठा हुआ होगा, कर्नल के सामने मैं कैसे बात करूँगा। यार, यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, यू आर गोइंग फॉर बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर, फ्यूचर ऑफिसर। अगर वो ऑफिसर है तो आप भी ऑफिसर बनने जा रहे हैं, और आप भी अपने आप को ऐसे देखें कि मैं भी एक ऑफिसर हूँ और एक ऑफिसर से मिलने जा रहा हूँ। वो भी इंसान है, आपको खाएगा नहीं। आप इसलिए आपका जो दिल में ये फियर होगा, इस फियर को बिल्कुल ख़त्म कर दें कि मैं उसके सामने कैसे बात करूँगा, शायद गलत ना बोल दूँ। ये चीज़ आपने ख़त्म कर देनी है। अगर आप गलत भी बोल दें तो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है? इसके अलावा जो है, अगर आप उसके सामने, कैप्टन के सामने नहीं बोल सकते, मेजर के सामने नहीं बोल सकते, सुबह को तो आपको आर्मी चीफ के सामने बोलना पड़ेगा, आर्मी चीफ को मिलना पड़ेगा, बड़े बड़े ऑफिसर्स से आपको जो है मीटिंग करनी पड़ेगी। तो सुबह को फिर कैसे करेंगे? तो इसलिए ऐसे समझें कि मैं जा रहा हूँ, दोस्त वो भी मेरे दोस्त हैं और उनसे एक मेरी मीटिंग है, तो मैं एक मीटिंग कर रहा हूँ, ऐसे समझे। बल्कि दिल में कोई खौफ भी ना लाएं, ठीक है? फिर उसके बाद हमने जो रीज़न फाइंड की कि जो मोस्टली कैंडिडेट्स जो होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न जो है वो ये है कि दे फोकस ऑन इंग्लिश रेदर देन देयर आंसर, ठीक है? वो अपने इंग्लिश पर फोकस करते हैं कि मैं इंग्लिश में गलत ना हो जाऊं। इस बात को वो नहीं देखते कि मैं आंसर गलत कर रहा हूं, बल्कि वो इस बात को देखते हैं कि मैं इंग्लिश में गलत ना बोल दूं, इंग्लिश गलत ना बोल दूं, इंग्लिश की वजह से।
यार ये हमारी जो है नेटिव मतलब हम इसके नेटिव स्पीकर्स तो नहीं है, ये हमारी मदर लैंग्वेज तो नहीं है कि हम इसमें परफेक्ट होंगे। नोबडी विल परफेक्ट इन एनी लैंग्वेज में। आप देख सकते हैं कि अगर हम अंग्रेज़ों की बात करें तो वो भी अपनी मदर लैंग्वेज में परफेक्ट नहीं है। अगर उनका हम ग्रामर की बात करें तो क्या वो ग्रामर ठीक बोलते हैं? नहीं, कभी नहीं। वो ठीक नहीं बोलते, ठीक है। तो आपने इस बात पर कभी फोकस नहीं करना कि जब भी आप लेट सपोज आपके पास कोई वर्ड्स ना हो या आपका जो मैसेज है वो आप इंग्लिश में कन्वे नहीं कर सकते, तो लेफ्ट द इंग्लिश एंड मूव टूवर्ड उर्दू, ठीक है। उर्दू की तरफ आएँ, उर्दू में बात करें और जब आप समझें कि मैं अब इंग्लिश बोल सकता हूँ, अपना मैसेज जो है वो दोबारा इंग्लिश में कन्वे कर सकता हूँ, ठीक है, फिर इंग्लिश शुरू करें। इससे जो है वो इंटरव्यूअर देखेगा कि बंदे में तो इतना कॉन्फिडेंस है कि बंदे को इंग्लिश भी नहीं आती और फिर भी जो है उर्दू में कन्वर्ट कर दी और फिर इंग्लिश में। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो उनको दिखेगा कि बंदा जो है वो कॉन्फिडेंट है। उसे इस बात का खौफ नहीं है कि वो इंग्लिश गलत गलत बोल देगा, ठीक है। इस बात का ये जो है ये चीज़ आपने अपने आप से ख़त्म कर देनी है। हाँ, इंग्लिश की प्रैक्टिस आपने शुरू से करनी है। इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बताऊंगा, कोशिश करें कि अगर आप न्यूज़ सुने तो वो भी इंग्लिश की सुने, ठीक है। अगर आप कोई मूवी ड्रामा या वटेवर जो भी आप देखते हैं तो अगर वो देखें आप पहले तो कोशिश करें कि इंग्लिश में देखें। अगर इंग्लिश में नहीं आती समझ तो इसके अलावा फिर आपने देखनी है इंग्लिश सबटाइटल के साथ, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आपकी इंग्लिश जो है वो स्ट्रांग होगी। और इसके अलावा जो है वो कोशिश करें कि स्पीकिंग करें, अपने जो दोस्त हैं उनके साथ इंग्लिश स्पीकिंग करें, तो इससे ये होगा कि आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, फ्लुएंट हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों का मकसद जो है वो इंग्लिश नहीं होता, ठीक है, कि आप सॉरी आप टफल या मतलब जो कोर्सेज होते हैं वो आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ आपका मकसद है इंटरव्यू क्लियर करना। सो आप फोकस करें इंटरव्यू क्लियर करने पर, उसके क्वेश्चन पर फोकस करें। और जब आपको क्वेश्चन करेगा तो बिल्कुल मुंह पे स्माइल रखें और बिल्कुल अगर आप 1 सेकंड 2 सेकंड का पास लें जब वो आप पे क्वेश्चन करे, और फिर पास लेने के बाद बिल्कुल तसल्ली के साथ उसको आंसर करें, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट वे टू आंसर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि जो बंदा इंटरव्यू के लिए जाता है उसके पास उसकी स्पोर्ट्स और उसकी हॉबीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं होता। उसने ऑलरेडी फॉर्म में मेंशन किया होता है कि मैं बुक रीडर हूँ, मैं बुक रीडिंग करता हूँ। मोस्ट ऑफ द माय मेरा जो ज़्यादा वक़्त है वो रीडिंग में गुज़रता है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि ये बुक किसने लिखी है, इसका राइटर कौन है, इस बुक का मैसेज क्या है। उसने कोई बुक पढ़ी नहीं होती है असल में। तो जब इंटरव्यूअर को इस बात का पता चलता है तो फिर आपके नॉट रिकमेंड होने में कोई शक नहीं रहता, वो फिर डायरेक्ट आपको नॉट रिकमेंड कर देता है। इसके अलावा आप जो भी हॉबीज़ लिखें उसके लिए आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूरी है कि आपके पास उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो। जो स्पोर्ट आप मेंशन करें 100% उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन जो है आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हॉबीज़ और स्पोर्ट जो इंटरव्यू में आपसे 100% ये बात श्योर है कि इस बारे में आपसे लाजमी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। या ये बात आप जहन नशीन कर दें कि स्पोर्ट्स और हॉबीज़ के बारे में आपसे लाजमी क्वेश्चन होंगे। ये इस वजह से जो चीज़ भी आपने फॉर्म में मेंशन की होती है ना, तो वो चीज़ आपने 100% तैयार करना है। उस पे 100% चांसेस होते हैं कि उस पे क्वेश्चन हो आपसे। और इसके अलावा आपने कॉन्फिडेंट रहना है, बिल्कुल तसल्ली आराम के साथ जाना है इंटरव्यू के लिए रूम में एंटर होना है। ऐसे समझें कि मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, उनसे मैंने गपशप करनी है, और बिल्कुल स्माइल अपने फेस पे रखें, आराम तसल्ली के साथ जो है वो आंसर करें। चलें जी, अल्लाह पाक आपको कामयाब करें इंटरव्यू में। थैंक यू, खुदा हाफिज़।